हेलो गाइस, आपका स्वागत है बुलंदशहर के पहले पॉडकास्ट चैनल में जिसका नाम है सम्राट द एपिक पॉडकास्ट। और आज के हमारे गेस्ट हैं बेल्ट महकमे से मिस्टर मनीष राजौरा। तो मनीष भाई, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल में। थैंक यू सो मच सम्राट भाई। और कैसा लग रहा है आके? बहुत अच्छा लग रहा है। बढ़िया बढ़िया। तो मनीष भाई, जो बेल्ट महकमा होता है, हम तो यही बेल्ट जाना, सीट बेल्ट, ये बेल्ट वो बेल्ट। तो ये बेल्ट महकमा क्या होता है, इसको थोड़ा तफ्तीश से बताओ आप। देखो सर, बेल्ट महकमा इस तरह से होता है कि सारी जो फोर्स हैं वो बेल्ट महकमे में आती हैं। अच्छा। चाहे वो इंडियन आर्मी हो गई, इंडियन नेवी हो गई, इंडियन एयरफोर्स हो गई, और किसी भी मतलब स्टेट पुलिस हो गई, सीआरपीएफ है, असम राइफल है, सीआईएसएफ है, बीएसएफ है, एसएसबी है, बहुत सारी ये फोर्स हैं। सब? सारी फोर्स ये बेल्ट महकमे में ही आती हैं। अच्छा जी। और बेल्ट का जहाँ नाम आ जाता है ड्यूटी से रिलेटेड, तो समझो वो लाइफ एक स्ट्रगल भरी लाइफ है फिर। हाँ, तो ये वो आपको सिर्फ स्ट्रगल ही फेस करना होगा पूरे ड्यूटी टाइम पे, जब तक आप रिटायरमेंट होंगे। हाँ। सर मैं छोटा था, 12 साल 13 साल मेरी उम्र थी, और शुरू से एक ड्रीम था कि लाइफ में कुछ उखाड़ना है, कुछ बड़ा करना है। तो एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं। तो वो चीज़ और एक ज़्यादा अपर लेवल पे हो जाती है फिर कि उखाड़ना तो पड़ेगा, बिना उखाड़े जाना नहीं है बिल्कुल यहाँ से। नहीं। तो मैं 2013 की बात है, और मैं मुंबई पहुंच गया अच्छा एक फिल्म में काम करने के लिए। अच्छा। अब स्ट्रगल करना था मुंबई में, इतना आसान है नहीं, जैसा कि आप भी वहाँ से हाँ, रह चुके हो, आप भी वहाँ पे। तो वहाँ से स्टार्ट हुई थी मेरी जर्नी। तो ये जब आप मुंबई गए तो डायरेक्ट मुंबई गए, कहाँ मतलब कैसे बातचीत हुई, किसी से मिले, क्या हुआ? हाँ, बीच में एक थे हमारे, अब उन्हें हम गुरुजी कहें या क्या कहें, तो मेरी समझ से परे है थोड़ा। अच्छा। क्योंकि गुरुजी कहना भी ठीक रहेगा और गलत, उन्हें गुरुजी कहना भी मतलब ठीक भी नहीं रहेगा, गलत भी नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ कंफ्यूज किया। अच्छा। रास्तों को सिर्फ भटकाया। सिर्फ रास्तों को भटकाया। उनके जरिए एक फिल्म में काम किया हमने, जिसमें शक्ति कपूर, असरानी साहब और रजा मुराद, किरण कुमार, कई सारी छोटी मोटी स्टार कास्ट थी। हाँ। तो उन लोगों के साथ काम किया, अच्छा लगा काफ़ी। फिर वो चुल और ज़्यादा हो गई कि अब तो हमको कुछ उखाड़ना है, कुछ बड़ा करना है। और फिर स्ट्रगल यहाँ से चालू हो गया। अच्छा, जब ये मूवी बन रही थी तो आपको पता कैसे पड़ी इस चीज़ के बारे में? मैं एक देखा, मैंने बोर्ड लगा हुआ था कि एक्टिंग और डांस सीखें। हाँ। तो वो चुल वहाँ ले गई हमें उस अकेडमी पर। उस अकेडमी पर हमने पता चला मुझे कि यहाँ पे एक मूवी शूट कर रहे हैं ये लोग, और उसमें काम मिल सकता है। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने कहा हमें भी काम करना है, मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने देखा कि हाँ सोचेंगे, बताएंगे। काफ़ी टाइम पहले इधर उधर भटकाया। फिर उन्होंने कुछ शर्तें रखी अपनी। अच्छा। मैंने कहा इनकी शर्तें भी माननी शायद पड़ेंगी अब तो, बिल्कुल जब अपनी चुल मिटानी थी हमको। तो उनकी शर्तों पे भी हम खरे उतरे। शर्तें लाइक जैसा आप जानते हो कि पैसों की डिमांड। अच्छा, डायरेक्ट। हाँ। तो वो रोल के हिसाब से पेमेंट दिया आपने, या फिर वही मूवी में बस काम मिल जाए? मुझे तो बस एक बार देखना था कि काम कैसे करते हैं, शूट क्या होता है, फिल्म इंडस्ट्री क्या होती है। मेरे को जैसा काम मिल जाए ठीक है बस। तो मुझे मेरे बजट के हिसाब से छोटा सा रोल मिला था, लेकिन मेरी एक्टिंग स्किल देख के उन्होंने मुझे 2-4 डायलॉग और आगे बढ़ा मतलब दिए और काम दे दिया। हाँ। कि मतलब काम अच्छा है, इसके एक्ट को थोड़ा बढ़ा देते हैं, एक्टिंग अच्छी और सीन डाल देते हैं। और सीन डाल दिए मैंने। तो कितना पेमेंट लिया होगा? अभी तो रहने ही देता हूँ। नहीं बिल्कुल रहने देना, बताओ यार, क्योंकि उस मूवी का ना मैं यहीं था, मुंबई नहीं गया था, तो उतना इन्वॉल्व नहीं था मैं जितने आप लोग हैं, तो इसलिए मैं जानना चाहता हूँ। इन्वॉल्व तो हम एक हद तक ठीक ही थे, अच्छे खासे मैंने देखा। हाँ, बिल्कुल। और था कोई 15 से 20 हज़ार रुपये के आसपास। अच्छा, 15 से 20 हज़ार रुपये लिए? 2013 की बात है। 2013 में 15-20 हज़ार रुपये लिए आपसे।
कि भाई तुम्हें मूवी में हम काम देंगे। और ये भी बोला गया था कि वो रिटर्न दे दिए जाएंगे हमको। अच्छा से डिपॉजिट मनी होगी फिर तो, कि भाई डिपॉजिट ले मूवी रिलीज होगी तो वो तुम्हें रिटर्न भी दिए जाएंगे, लेकिन वो रिटर्न हमें आज तक रिटर्न छोड़ो, मूवी का रिटर्न ना हुआ मूवी का रिटर्न ना हुआ। हाँ, तो फिर जब आपने वो पेमेंट दे दिया तो फिर उसमें एक्टिंग पैक्टिंग का क्या रहा, थोड़ा बताओ। फिर हमें ले जाया गया मुंबई, जहाँ शक्ति कपूर, रजा मुराद और किरण कुमार साहब थे, जिनके साथ शूट हुआ था। ये तो दिग्गज कलाकार हैं यार। हाँ, इनके साथ शूट हुआ था फिल्म का, और हमने उनके साथ काम किया, काफ़ी कुछ सीखा, देखा, अच्छा लगा। फिर वहाँ से वापस आ गए शूट करके 3 दिन बाद। लेकिन अब मैं अपना घर छोड़ चुका था प्रॉपर। अच्छा। अब मुझे घर नहीं रहना है, और मैं कुछ टाइम पे एज 18+ थी नहीं, तो जॉब कहीं मिलना आसान बात नहीं थी। बिल्कुल। तो थोड़ा मतलब होता है ना, 2 नंबर से काम मिल जाता है। तो गाजियाबाद में किसी कैंटीन में काम किया, थोड़ा रुपया वहाँ से जोड़ा। मैं एक बस चलती थी, नाम नहीं लूंगा उनका, काफ़ी मतलब फेमस है उनका, ट्रेवल का ही काम है। तुम नाम ना लो, मैं ले देता हूँ। ये नहीं है, दिल्ली से चलती थी, नेपाल बॉर्डर के लिए। तो नाम तो कोई दिक्कत ना, ले सकते। खैरा वालों की बस्ती है। खैरा वालों की बस्ती, तो अच्छी बात है, उनसे ही स्पॉन्सरशिप दबोचेंगे हम अगर वो दे देंगे तो। वो देंगे नहीं, चाहिए भी नहीं तो खैरा वाले की बस पे मैं एज ए हेल्पर लगा था पहले। ठीक है। फिर मुझे कुछ ही टाइम में कंडक्टर उन्होंने रख दिया, तो मैं ठीक ठाक वहाँ से रुपए कमा लिए मैंने, और मैं वो जोड़ जाड़ के वापस फिर मुंबई पहुँच गया। तो उधर देखा, लाइन लगी हुई ऑडिशन की, 400 बच्चे एक छोटे से रोल के लिए लाइन में लगे हुए, महाड़ा में। वहाँ तो मतलब आराम नगर में, मलाड हुआ, बांद्रा हुआ, अंधेरी हुआ, वहाँ तो स्ट्रगल मोस्टली आराम नगर में बहुत ज्यादा ऑडिशन होते हैं। वहाँ मैंने देखा कि ये स्ट्रगल जो है ना, इस कंपटीशन को बीट करना इतना आसान नहीं होगा, इम्पॉसिबल सा ही लगता था, क्योंकि मैं बहुत छोटे गांव से उठ के गया था वहाँ पे। बिल्कुल। है ना, तो मेरे लिए तो बीट करना इम्पॉसिबल सा था बिल्कुल। तो मेरे को एक डायरेक्टर ने बोला था कि इधर लोहे के चने चावने पड़ जाते हैं। हाँ, कहावत है। मैंने कहा लोहे के चने दे दो, शायद मैं एक बार को उन्हें चाव लूंगा, ये कंपटीशन बीट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन हालांकि फिर मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर में मुझे काम मिला, कैमरे का आगे ना मिलके कैमरे के पीछे काम मिला, तो खर्चा चलाना था अपना उधर। बिल्कुल। तो वो काम करना पड़ा। और एडी में काम, असिस्टेंट डायरेक्टर एडी बोलते हैं, एडी में काम करने के बाद फिर छवि ऐसी खराब हो गई, कैमरे के आगे कोई काम देने के लिए रेडी तैयार नहीं। वो तो वही है कि भैया कहाँ है, कोरस में आप बैकग्राउंड में जा चुके। फिर मुझे काम मिला वो क्लैप चालक में। फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर होता है वो, शुरुआत वहीं से होती है, क्लैपिंग से। हाँ, वो नहीं, उधर तो जो 3rd और 4th थे ना, वो क्लैप चला रहे थे। नहीं तो फिर कोई लो बजट की मूवी होगी जहां लग रहा होगा भाई तू ही याद है कुछ ना क्लैप। और नहीं तो शुरुआत हुई सोचे क्लैपिंग से, टेक 1 सीन नंबर 3 टक करके शुरू करो। तो सबसे पहले जो असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किसी सीरियल में मिला था, क्या नाम था उसका, याद है कुछ याद नहीं है। वो भी शायद मुझे लगता है रिलीज हुआ भी नहीं हुआ। नहीं वहाँ ऐसा ना, लोकल में भी मराठी के होते हैं, यूट्यूब के लिए होते हैं, और वहीं के केबल के लिए होते हैं, तो उतना होते हैं, ऐसे ध्यान नहीं है। चलो छोड़ो। एक बार हमको बोला था ये सावधान इंडिया का शूट चल रहा है, और हमने पूरे मतलब मेहनत से काम किया, उसमें एक्टिंग भी करी थी मैंने थोड़ी सी। अच्छा। और मुझे आज तक वो एपिसोड ही ना मिला। बताया, मुझे सावधान इंडिया गया था, मैं आज भी यूट्यूब पे देखता हूँ, वो कहीं नहीं मिलता मेरे को। और उसके बाद फिर मुंबई में बजट का इशू होने लगा, जेब में वो 150-200 रुपये बचे, तो वापस की अपनी ट्रेन पकड़ के मैंने घर चलते हैं, फिलहाल यहाँ कुछ हो नहीं पाएगा। कितने टाइम रहे वहाँ लगभग? पहले उसमें मैं रहा था वहाँ 1.5 से 2 महीने। 1.5 से 2 महीने। और सेकंड टाइम में रहा था मैं 3 महीने के आसपास शायद। और इस तरह से उसमें किस्तों में रहा था मैं वहाँ। हाँ, वहाँ 1 टेक में नहीं रहा जाता, 1 टेक में तो बहुत हालत खराब हो जाए। तो वहाँ जब आप काम कर रहे तो महीने में कितने शूट मिल जाते होंगे तुम्हें? 2-3। क्या 1000 रुपये पर डे? 2000, 1500, उसमें भी कोऑर्डिनेटर का 20%, 25%। बस ये कह लो कि आप अगर सेट पे तो खाने पीने की दिक्कत नहीं है बस। हाँ, बस और कोई खाना पीना उधर मिल रहा था, बस ये मान सकते हो। तो रहे कहाँ फिर? विरार में, महाड़ा में, कहाँ? मैं रहा था जोगेश्वरी में। मस्जिद के पीछे उधर रहा था, जोगेश्वरी में। सस्ता इलाका थोड़ा। और ये क्या नाम, वर्सोवा, वो सबसे बढ़िया है। हाँ, तो वापसी हो गई फिर आपकी वहाँ से? वापसी हो गई। फिर मुझे एक फिल्म मिली जो देहरादून में शूट हो रही थी,
गोल्ड टाइम गैंग ऑफ लिटिल्स करके उसका नाम ये था। इस मूवी से पहले थी की बात है, अभी तक ये इन्वॉल्व नहीं हुई थी इसका मंजन? इश्क का मंजन तो शुरू में हो चुकी वो। गाइस ये वही मूवी जिसका हम टॉपिक कर रहे हैं, इश्क का मंजन। नाम ना बताया, नाम ही बड़ा बेहतरीन है, इश्क का मंजन। स्टार्टिंग यहीं से हुई थी। अच्छा, सेकंड मूवी मिली गोल्ड टाइम गैंग ऑफ लिटिल्स करके उसका नाम था। नहीं अभी मैं उसको होल्ड पर रखता हूँ। जब आप वहां से आए तो ये मूवी बन रही थी तब, या बन चुकी थी? ये बन रही थी, बन रही काम थी। चल रहा था इस पे। तो इस बीच में आप इस मूवी को छोड़ के चले गए थे वहां? नहीं मतलब कंटिन्यू शूट नहीं चल रहा था ना। हाँ, 1 दिन 2 दिन शूट हुआ, अब होगा महीने 2 महीने बाद। तो इस बीच में आप और चीजें कर रहे थे? इस बीच में अपने आप को आजमाने चले गए। देखते हैं कहीं कुछ होता है तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक मूवी मिली थी देहरादून में, शूट चल रहा था उसका। तो देहरादून में एक लड़के से मुलाकात हुई जो मेरा अच्छा दोस्त बन गया, जो सहारनपुर रहता था। तो उसने मेरे को बोला कि भैया, भैया कहता था मुझे। तो जब कोई भाई, मैं घर में सबसे छोटा हूँ, जब मुझे कोई भैया कहता है तो मेरे दिल पे ऐसे अटैच करता है कि मतलब ये मेरा अपना है। हाँ, फैमिली की तरह जुड़ जाते हैं हम। फैमिली की तरह अटैच हो जाता है वो। उसने बोला कि मुझे आपके साथ मूवी में काम करना है। मैंने बोला इतना आसान तो नहीं है, बाकी यहाँ ट्राई कर लेंगे साथ में। तो उसने बोला मेरे साथ सहारनपुर आप चलो, कुछ टाइम वहाँ रहेंगे, फिर मैं आपके साथ ही चल दूंगा मुंबई जहाँ भी आप जाओगे। और मेरे भी एग्जाम है उधर, एग्जाम तक आप मेरे साथ रुक जाओ, मेरा मन भी नहीं लगेगा। अकेले रहता था वो वहाँ पे, फैमिली से अलग। तो था वो अपने इधर लोकल साइड का ही। तो मैं उसके पास वहाँ चला गया और मेरे 6 से 7 महीने बिगड़ गए, क्योंकि उसके एग्जाम लेट थे। उसने मुझे तब बताया नहीं था, मुझे पता नहीं था एग्जाम कब है। फिर वो भाईचारे वाली बात है, रुकना पड़ गया उधर। मैं वहाँ रहा 6 से 7 महीने सहारनपुर में। उस टाइम पे मैं अपना और देख रहा था उधर, कहीं कुछ हो जाए, कहीं कुछ हो जाए। कि वो अपने एग्जाम वगैरह में बिजी था, तो मैं देखता था जैसे देहरादून में लोकल शूट हो रहे थे, उनमें भी ट्राई कर रहा था मैं। क्या काम चाहिए था, काम चाहिए, सही बात। और नाम थोड़ा ठीक ठाक हो गया था उस टाइम पे, सब जाने लगे थे। तो देहरादून से शूट करके वापस आए हम। जो आपने गोल्डन टेम्पल क्या मूवी बताई? गोल्ड गैंग ऑफ लिटिल्स, इसमें काम करके और थोड़ा बहुत अपना देख दाख के जो भी है आप वापस अपना बुलंदशहर आ गए? वापस दिल्ली आ गया था। अच्छा, दिल्ली, दिल्ली, बुलंदशहर नहीं। तो इधर ये इसका का मंजन कंप्लीट नहीं हो रही थी। अच्छा, बीरबल की खिचड़ी बन रही है तो बहुत अच्छे से पता है इसके बारे में। तो इतनी लंबी होती जा रही थी, बहुत ज्यादा। तो फिर उसके बाद ऐसे ही गाँव में घूमना हुआ। मैंने कहा घर वापस चलते हैं, क्योंकि माइंड ने मतलब डिप्रेशन हावी होने लगा था। तो माइंड पे ज़्यादा ही हावी हो रहा था डिप्रेशन। तो ये ना, जब आप मूवी बन रही तो इसमें आपके सीन वगैरह सब हो लिए, तो ये जब तक 2013 से शुरू हुई, तो ये कब तक 2014-15 तक बात हो चुकी ना हो चुकी? ये 16 तक शायद बनी थी। तो आप जब 16 में 17 में रिलीज हुई थी। हाँ। तो आपसे जैसे इसमें काम वाम कराया, तो क्या क्या सीन थे, कितना लंबा टाइम पीरियड था, कितना टाइम खराब हुआ, कोई अच्छी बात बुरी बात? अच्छी बात तो ये थी कि हम अपने सपनों को अचीव करने के लिए खड़े थे। हमें लग रहा था अब तो हम हो ही जाएगा कुछ ना कुछ। और बुरी बात ये रही कि उस मूवी से कुछ हमें मिला नहीं, ना नाम, ना नेम, ना फेम, कुछ नहीं। और फिल्म के रिलीज के ही लाले हो गए थे उस टाइम पे तो। और इतनी लेट फिल्म रिलीज हुई। उस टाइम पे सोशल मीडिया का ज़माना चल चुका था, तो मूवी वगैरह पे इतना ध्यान पब्लिक का कम हो गया था। लोकल के लोगों ने भी सपोर्ट नहीं किया। फिर जो लोग सालों से इंतजार कर रहे थे, वो हाइप खत्म हो गई इस मूवी की। जब हाइप बन रही थी ना, तभी कुछ दिनों में रिलीज हो जाती तो ठीक था। बाकी पब्लिक भी फिर भूल चुकी इन चीजों। मतलब ये तो पता नहीं कि इंस्टाग्राम कब चलो, पर 2016 तक तो इंस्टाग्राम ने भी अच्छी पकड़ बना ली। इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, और ये सब चल रहे थे। तो इसमें लोग कैसे थे फिर? मतलब ठीक है, आप तो बहुत छोटे रहे जब तो। हाँ, तब मैं बहुत छोटा था, है ना। हाँ, वो मैंने जो मूवी में देखा, हाँ, तो कुछ ना होती बिल्कुल। तो क्या बर्ताव रहा लोगों को, फिर क्या रहा, क्यों बात नहीं बनी इसमें? शायद एक बैड टीम मैनेजमेंट, जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर का लॉस। डायरेक्टर कौन है इसमें? राम कुमार पापड़िया। अच्छा। जिन्होंने अपनी आधी उम्र इस फिल्म के लिए गवा दी। और काफी स्ट्रगल उन्होंने भी किया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने स्ट्रगल नहीं किया। बिल्कुल कोई बंदा कर। उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो इनकम्प्लीट सा ही रहा। इनकम्प्लीट ही है थोड़ा सा बस। और रिलीज भी ज़्यादा स्क्रीन नहीं मिल पाई थी इसको, जल्दी स्क्रीन से उतार दी गई थी। जल्दी नहीं लगी और उतर गई। ये तो ये बताओ, इसमें जो डायरेक्टर साहब तो आपके राम कुमार पापड़िया, और मेन लीड कौन था इसमें? मेन लीड मुनेश नेहरा, मितांश नेहरा करके नाम है उनका।
इनका तीसरा नाम है ये मुझे नाम का तो नहीं पता। नहीं, क्योंकि पहले इनका मुनीश नेहरा, अब मितांश नेहरा, और उससे पहले भी कुछ और था। जो भी है। अनीस वगैरह जो भी। 2 नाम मुझे पता है, मुनीश नेहरा और मितांश 3 नेहरा। नाम है इनके। तो इसमें फिर मतलब इन लोगों का सपोर्ट कैसा रहा? इन लोगों का खुल के बात करो तुम। इन लोगों का सपोर्ट तो कुछ था ही नहीं। अच्छा अच्छा। इनके लिए तो हम सिर्फ एक यूजेबल प्रोडक्ट थे। यूजेबल प्रोडक्ट थे, यूज किया, यूज एंड थ्रो, वो वाला सीन था हमारे लिए। मतलब उनके लिए हमने फिल्मों में रुपया इन्वेस्ट किया थोड़ा सा, हमने अपना रोल किया आउट, उसके बाद कोई मतलब तो इम्पोर्टेंस ही नहीं है हमारी फिर। तो इसमें मतलब आप ही एक आध बंदे थे? कितने थे मतलब जो पैसे धेले वाले या रियल एक्टर? और बहुत सारे थे। अच्छा। और मेरे ख्याल से 90% सब फ्रॉड ही थे उधर। अच्छा जी। हाँ जी, जहाँ तक जिन जिन लोगों से मैं मिला था। हाँ। और सपोर्ट के नाम पे तो किसी का कुछ था ही नहीं। सपोर्ट तो बस सबको अपना दिख रहा था। हाँ। और सपोर्ट किसी का कुछ नहीं था टीम में, किसी का भी, किसी के लिए भी कोई सपोर्ट नहीं था। तो इसमें मतलब ये इसका डूबने का यही कारण है कि एक्टर और कोई बेस चीज वाली थी नहीं, सब लिए दे ही थे। बैड टीम मैनेजमेंट। हाँ वही। हाँ। भाई अगर आप किसी को भी उठा के पैसे लेके एक्टिंग या उसका कोई भी रोल दे तो कहाँ बात बनेगी एक फिर? ये भी था किस्सा कि डायरेक्टर का भरोसा सबसे ज्यादा अपने कैमरामैन पे था। सलीम खान नाम था उनका, जो बॉम्बे से थे। क्योंकि मैंने देखा कई बार ना, उन्होंने डायरेक्टर जो थे हमारे, उनको इस हिसाब से रुपए उनसे मतलब लूटे एक किस्म से कि आगे वो किसी चीज़ का पे कर रहे हैं 2 लाख रुपए और इनसे ले रहे हैं वो 4 लाख रुपए। मेरा ये मानना है कि नहीं, यही हुआ कैमरामैन ने भी इनके साथ बहुत ज़्यादा फ्रॉड किया है। और वो अपनी सिर्फ जेब बना रहा था और ये अपना ड्रीम प्रोजेक्ट समझ के उस पर बैक टू बैक वर्क कर रहे थे। और इसीलिए इनका प्रोजेक्ट लेट होता चला गया और फिर वो फ्लॉप ही हो गया पूरा। बाद में रिलीजिंग में बहुत दिक्कत आई, जैसे तैसे 1-2 स्क्रीन जो भी मिला होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उस टाइम में डिप्रेशन में चल रहा था जब फिल्म रिलीज हुई थी। अच्छा, मुझे कुछ पता ही नहीं था। मेरे को अचानक गांव से कॉल आई थी, एक बोला मैंने तेरी फिल्म जो तूने काम किया था पोस्टर लगे हुए, उस पोस्टर पे तेरा चेहरा नहीं है। मैंने कहा भाई मेरा इतना बड़ा रोल नहीं है कि पोस्टर पे मेरा चेहरा आएगा। और लीड कास्ट का था। हाँ, मैं तो बहुत ज़्यादा कोरस वाला इंसान था, बैकग्राउंड भी नहीं बोलूँगा, मैं तो कोरस में था, ये मानो। छोटे मोटे डायलॉग थे जिनकी तारीफ डायरेक्टर साहब ने तब की। शायद वो डायरेक्टर साहब पे थोड़ा सा मान सकता हूँ कि अगर वो आगे कुछ कर पाते तो शायद वो अपने साथ रखते। ये मैं मान सकता हूँ, थोड़ा मुझे लगता है कि वो अपने साथ रख सकते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं 1-2% सपोर्ट करते थे वो। हाँ। लेकिन फिर मैंने देखा कि मतलब बाद में उनका भी सपोर्ट था नहीं हमारे साथ। अच्छा, इसमें डायरेक्टर, कास्टिंग डायरेक्टर, एक्टर और कैमरामैन और ये सब तो ठीक है। तो इसमें जो आप बता रहे कैमरामैन मुंबई से सलीम खान जो भी नाम है, तो लाइक प्रोफेशनल बोल सकते हैं। हाँ। डायरेक्टर साहब प्रोफेशनल। एक्टर जो एक्टर थे वो बेस कैसा था इसका? एक्टर में कुछ थिएटर आर्टिस्ट थे, तो थिएटर से जो आए थे और जो स्ट्रगल कर रहे थे बॉम्बे में। और कुछ कास्ट काफ़ी फेमस चेहरे भी थे। शक्ति कपूर साहब हो गए, सरानी साहब हो गए, किरण कुमार साहब हो गए, राजा मुराद साहब हो गए। और जॉनी लीवर साहब ने उस टाइम पे डेट इशू की वजह से मना कर दिया था, वरना वो भी थे फिल्म में, तो उनके सीन काटने पड़े थे। और 1-2 चेहरे और थे जो थोड़े फेमस थे। बाकी थिएटर आर्टिस्ट और जूनियर आर्टिस्ट को लेके काम किया गया था, जिसमें एक्टिंग का दर सभी का बहुत ज़्यादा बेकार था। बेकार ही होगा ना। अब कोई मुझे ही अचानक अब किसी फील्ड में जाकर खड़ा कर दो अननेसेसरी, भाई मैं एक्टिंग नहीं जानता ना, एक्टिंग को ऐसी हलवा थोड़ी है। कास्टिंग के नाम पे मुझे लगता है कि उनके घर में अगर कोई उनके गांव में खेती कर रहा है और वो उनको जानता है डायरेक्टर साहब को, तो उन्होंने उसको भी उठा के बोल दिया आजा फिल्म में काम कर। कास्टिंग के नाम पर कलेक्शन हुआ है, मतलब ये कह सकते हो आप कि भाई तुम कर रहे हो, हाँ आओ इतने दे दो उतने दे दो। क्योंकि मैंने देखा था शूट पे बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे थे लड़के, लेकिन फिर भी उन्हें रखा हुआ था। उनकी उसी एक्टिंग पे फिल्म को पूरा किया गया। अपने क्राइटेरिया से हिसाब से बताओ तुम्हारे साथ कितने लोग थे जिनको अभी नाम ले सकते हो? मैं गौरव का नाम ले दूंगा, मनीष राजरा हो गए, एक अमित नाम का लड़का था, और एक मनीष भाई हो गए अपने। और कौन कौन थे? बहरहाल ये 2-4 नाम तो मुझे भी याद है। एक राहुल भाई थे, राहुल भाई जो
मुझे लगता है मुझे सबसे घटिया एक्टिंग उन्हीं की लगी थी सूट पे। तो वो एक्टर हैं ही का? हाँ, तो बनाया गया था शायद उन्हें। नहीं और तो उन्हें वो तो आम इंसान है, मैं तो वैसे ही थोड़ा बहुत जानता हूँ वो उनको। इधर किसी गांव से हैं और सेकंड या थर्ड लीड उन्हें रोल दिया गया था, कास्ट किया गया था। मैंने देखा सूट पे, मतलब इतनी ज़्यादा घटिया एक्टिंग के साथ किसी को थर्ड लीड मिल रहा है। तो वो तो पैसे से हुआ ना फिर। वो स्क्रिप्ट ये आप मान कहाँ सकते हो? नहीं नहीं मान सकते ना, है ही ये। भाई अगर आप मूवी बना रहे हो, ये बड़े लेवल की मूवीज पे क्यों इतना डीप काम होता है? लोकेशन को लेके, एडिटिंग को लेके, राइटिंग को लेके, एक्टर को लेके, कास्ट को लेके, ये सब चीज़। चलो बहरहाल, ये इस टॉपिक के चलते चलते अब आप एक ऐसा फेस आ गया कि भाई ना फिल्म, ना काम, ना और कोई चीज़। तो मुझे लगता है मूवी रिलीज होने से पहले मैं तब यहीं था, तो दिखना बंद हो गया आप। तो वो क्या रहा, क्या चीज़ रही कि एकदम गायब हो गए कुछ सालों के लिए आप? मैं सर सच बताऊं तो भाई कि मैं चला गया था डिप्रेशन में। अच्छा जी। और हालत मेरी ऐसी थी, यार दोस्तों ने 2-3 यार दोस्त थे, 1-2 खास थे जिन्होंने चीट भी कर दिया था, जो मेन रीज़न रहे मेरे डिप्रेशन में जाने के। अच्छा। और मुझे लगता था ये मेरे यार दोस्त ने तो मुझे सपोर्ट ही करेंगे। हाँ। लेकिन सपोर्ट नहीं करके उन्होंने मुझे डिप्रेशन की पहली सीढ़ी चढ़ा दी थी अपनी ओर से। हाँ। और अच्छा, सारे डिसीजन मेरे खुद के थे, चाहे वो एक्टिंग लाइन में जाना हो, मॉडलिंग लाइन में, फिल्म इंडस्ट्री में जैसे भी जाना हो, घर से बाहर जाना हो, घर पे ना रहना हो, सारे डिसीजन मेरे खुद के थे। तो मैं फैमिली से तो मैं कुछ कहने का हकदार ही नहीं था। मैं उनसे हद से 10 रुपये ले सकता था अपने खर्चे के लिए बस। तो मैं चला गया डिप्रेशन में। घर पे मैं किसी को कुछ बता नहीं पाया। देहरादून में मेरी हालत ऐसी हो गई थी, एक बार मैं देहरादून चला गया था जब मैं डिप्रेशन में था। तो किसने सजेस्ट किया वहां जाने के लिए? तुम्हारा ही मन हुआ, क्या हुआ? पहले मैंने वहाँ एक फिल्म शूट करी थी। अच्छा। मुझे बहुत अच्छी लोकेशन वहाँ लगी, सिटी बहुत अच्छी है, देहरादून बहुत साफ अच्छी सुथरा है। हाँ, बढ़िया। और तो मैंने सोचा देहरादून चलते हैं, शायद देहरादून ही अब बचा सकता है मुझे। अच्छा। क्योंकि वहाँ की खूबसूरती हर किसी को रास आई जाती है। तो मैं देहरादून गया। मेरी हालत ये थी कि सुबह को उठ के मैं नशे करने लगा था उधर। अच्छा। हाँ जी। और सुबह उठा, लिटिल शुरू हो गई। हाँ, सुबह उठा, अब दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। तो मेरे को देखा कि मतलब बियर और दारू दिखती थी। अच्छा। दारू तो खैर मैं कम ही पी पाता था, क्योंकि अल्कोहल पे उतर गया था। अल्कोहल कह सकते हो। हाँ, अल्कोहल पे आ गया कोई था। ऐसा नहीं, डिवाइड नहीं करने की जरूरत है नहीं, अल्कोहल होता है। मैं अल्कोहल करने लगा उधर, नशे करने लगा। तो वहाँ के लोकल लोग मुझे नोटिस करने लगे। एक मैं एक न्यू इन्फाट्रैक कंपनी थी प्राइवेट लिमिटेड। कौन सी? न्यू इन्फाट्रैक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी। अच्छा। जिसके ओनर मेरे दोस्त था, एक अजय चौधरी नाम था लड़के का। और अभी तो शायद मुझे पता नहीं है वो कहाँ पे है, ना उनसे मेरी कोई बातचीत है अब। तो उनके साथ में वहाँ अटैच था थोड़ा सा। वो लोग थोड़ा बहुत ध्यान देते थे, लेकिन वो एक शहजदार रेजिडेंसी बिल्डिंग बना रहे थे। तो उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं था कि मुझे ठीक करें या मुझे देखें। हाँ। तो मैं जब डिप्रेशन में था, नशे ज़्यादा करने लगा, तो एक हमारे जो पड़ोसी थे वहाँ पे, मकान मालिक थे शायद वो, मुझे पता नहीं है क्योंकि रूम किसी और ने दिलाया था मुझे वहाँ। तो उनकी लड़की ने फ़ोन किया कि मतलब मेरे फ़ोन से, मैं ऊपर छत पे लेटा हूँगा शायद, तो थोड़ा बहुत नशे में था, मुझे ध्यान नहीं, उसने शायद नंबर लिया। तो उसने मेरे घर पे मेरे भाई को कॉल करी कि ये आपके भाई हैं, मनीष नाम है इनका, ये आपके भाई हैं? मेरे भाई ने बोला हाँ जी बताओ। कि पता है ये कहाँ पे है? यहाँ देहरादून रहता है। कि देहरादून तो रहता है लेकिन ये ठीक नहीं है, आप एक बार आके यहाँ देख लो, और ये बिल्कुल ठीक नहीं है, आपको देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि वो कबीर सिंह वाली फिल्म थी ना। अच्छा। मैं सेम सिचुएशन वो थी मेरी, सुबह से स्टार्ट करना था। अच्छा। खाने पीने का कुछ पता नहीं। नशे नशे नशे, और शाम को लेट सो जाना। मुझे कई दिन हो जाते थे बिना खाना खाए। और एक दो वहाँ यार दोस्त हो गए, ऐसे टाइम पर तो बन ही जा। तो नशे में वहाँ ज़्यादा करने लगा। एक टाइम था, मेरा भाई पहुँचा मेरे पास वहाँ, उसने देखा एक छोटा सा कमरा है, उधर मैं पड़ा हुआ हूँ। उस टाइम पे मैं नशे में ही था। तो भाई ने मुझे समझाया बहुत ज़्यादा, मतलब उस टाइम पे घर लाने की कंडीशन थी नहीं कि घर ले जाऊंगा तो मामला और ज़्यादा बिगड़ सकता है, क्योंकि मम्मी पापा को पता नहीं था कुछ भी। तो भाई ने उधर ही मतलब कि अपने और निगरानी में 2-4 लड़कों की निगरानी मेरे को वहाँ छोड़ दिया। और एक जगह थी, उसका नाम तो मैं नहीं लूँगा क्योंकि वहाँ के लोग भी ख़राब ही थे। वहाँ उसने मुझे डॉक्टर से मतलब ट्रीटमेंट के लिए छोड़ दिया था। और 2 से 3 महीने मेरा ट्रीटमेंट चला, जहाँ मैं डिप्रेशन को काबू कर पाया था जल्दी। अच्छा, इन सबसे पहले मैं एक बात पूछना चाहूँगा। जब तुम यहाँ से गए, ठीक है,
मतलब यहाँ भी परेशानी में रहे, आपको मन हुआ कि भाई मैं देहरादून चला जाऊं और वहां सब चले, ये सब अच्छा अर्निंग पैसा कहाँ से आ रहा है इन चीजों के लिए? सब पैसा घर से आ रहा था और मैं क्या बोल के लेते थे? खर्चे के लिए। अच्छा, अब घर के अंदर पढ़ाई वढ़ाई के लिए भेजा या ऐसे ही रैंडमली? पता था स्ट्रगल कर रहा है, अच्छा। खर्चे की जरूरत पड़ेगी। और फिर मैं देहरादून में, उससे पहले मैंने मतलब जॉब भी करने लगा था। होटल का नाम तो मुझे ध्यान नहीं, काफ़ी टाइम हो गया। एक होटल में नाइट ड्यूटी थी, वहाँ मैं जॉब करता था। और कुछ पैसा मैंने यहाँ से, वो कंडक्टर में रहा था, वहाँ अच्छी खासी इनकम थी, वहाँ से भी मतलब अर्न कर लिया था। बस कंडक्टर, कैंटीन पे जो लड़के रहते हैं वो भी रहा था मैं। और तुम्हारी पूरी स्टोरी फिल्मी लग रही है, तगड़ी वाली। देहरादून में होटल में काम किया था। स्ट्रगल के नाम पे पैसा घर से भी लेना और जो काम कर रहे हैं वो भी सिक्योरिटी में भी जॉब करी, सिक्योरिटी में भी 8-10 हजार तो मिल ही जाते थे। 12,000 मिलते थे शायद, 12,000 मिलते थे। हाँ, तो भाई के कागजों पे भर्ती था मैं, क्योंकि मेरी एज नहीं थी। मेरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये तो आपकी अभी भी ना लगती है यार। मेरी 18 साल हुई नहीं थी एज, तो भाई के डॉक्यूमेंट्स पे काम करता था वहाँ भी मैं। भाई ने देखा कि मतलब अगर इसका ऐसे ही चलता रहा तो ज़्यादा दिन का मेहमान है नहीं अब। तो भाई ने बोला घर तो मैं लेके जा नहीं सकता इस कंडीशन में, पापा को पता नहीं है क्योंकि कुछ भी, और उन्हें पता चल गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी भाई पापा की। क्योंकि पापा ने सपने देखे हुए थे कि मेरा बेटा कुछ करके ही लौटेगा। ये नहीं पता था कि बेटा अभी कुछ नहीं कर पा रहा है, दर की ठोकर खा रहा है, दर की ठोकर ही खा रहा है। तो भाई ने मेरे को वहाँ एक जगह एडमिट करा दिया। डॉक्टरों से मेरा इलाज चला। भाई कंटिन्यू बैक टू बैक मेरी खबर लेता रहा, बीच बीच में जाता रहा। मैं थोड़ा ठीक हुआ तो वहाँ के डॉक्टर ने बोला कि आप अपने आप को इतना बिजी कर लो कि आपके पास कुछ सोचने के लिए वक्त ही ना रहे, और सबसे से ज़्यादा स्पोर्ट्स खेलो। तो मैं स्पोर्ट्स में मैंने वहाँ पे ज्वाइन कर लिया जूडो। अच्छा, मुझे जूडो अच्छा लगता था, ऐसे ही निकलते पड़ते देखता था, स्टेडियम जाता था मैं रनिंग करने के लिए। तो जूडो वाले कोच ने मेरे को शुरू में ही सजेस्ट कर दिया कि भाई आप बॉक्सिंग में अच्छे खेल सकते हो। मेरा मानना ये है आपके बैक मतलब लेफ्ट हैंड के पंच में ना हिटिंग अच्छी है। अच्छा, तो आप बॉक्सिंग में जाओ, उधर आपका फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है। तो ब्राइट फ्यूचर हो सकता है। तो मैं उस टाइम पे जब सोशल मीडिया का इधर जमाना चालू हुआ, लेकिन मैं अब उस इंडस्ट्री से बिल्कुल दूर जाना चाहता था क्योंकि मैं और चीज फेस नहीं कर सकता था। उससे नहीं पहुंचा यार वहां तक, डिप्रेशन तक। तो उससे मैंने कहा जिसने मेरी ऐसी हालत कर दी, मैं उस इंडस्ट्री में वापस नहीं जाऊंगा। मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट कर दी देहरादून में, और पूजा मैम थी। और शुरू में उन्होंने देखा कि हाँ ठीक है, अच्छा खेलता है, लेकिन उन्होंने फिर मेरे को मतलब वीकली ट्रायल होते थे वहाँ। तो अब मेरा देहरादून और उस टाइम पे मैं मेरठ भी शिफ्ट हो गया था। अच्छा, तो मैं मतलब अपना देहरादून छोड़कर मेरठ आना चाहता था मैं। तो वहाँ से मैं मेरठ के लिए अपना धीरे धीरे कर रहा था अप डाउन, कभी मेरठ कभी देहरादून। तो मैडम ने सजेस्ट किया मेरे को कि आप ना अपने स्टेट से ही खेलो। ये हम तो यूपी के हैं, उत्तराखंड से आप खेल नहीं पाओगे ज़्यादा, वो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो जाएंगी, डॉक्यूमेंट्स और उनकी सब चीज़। तो मैं मेरठ में फिर परमानेंट मेरठ आ गया। और कोचों ने उधर, पूजा मैम ने मेरे को ये कन्फ्यूजन दिया कि मतलब वीकली ट्रायल होते थे जिसमें रनिंग कराते थे। तो उन्होंने देखा कि इसकी रनिंग अच्छी है। तो जूडो वाले ने बोला बॉक्सिंग खेलो, बॉक्सिंग वाले ने बोला एथलीट खेलो 100 मीटर। बाप रे, मैं 100 मीटर खेलना चालू हो गया। मैं मंडल खेलने लगा। मैं मतलब डिस्ट्रिक्ट पार कर दिया मैंने, मंडल तक पहुंचे, स्टेट कई ट्रायल वगैरह दिए, उसमें 2nd पोजीशन शायद थी। तो इस तरह से वहाँ भी, लेकिन स्पोर्ट्स में और ज़्यादा बेकदरी थी। मैंने सोचा अगर फ्यूचर बनाना तो स्पोर्ट्स में तो नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने नरक देख लिया था उधर। और उसके बाद फिर मैं एथलीट में आ गया। मेरी 100 मीटर अच्छी दौड़ होने लगी। एथलीट में था 100 मीटर। फिर मेरे भाई को पता चला कि अब ये बॉक्सिंग छोड़ के ऐसे एथलीट में आ गया, मेरठ है अब। तो भाई ने बोला कि मेरा एक डिसीजन तू अब ले ले, मेरे कहने से एक डिसीजन तू ले ले, और वो लाइफ तेरी स्पॉइल अब हो ही चुकी है। गांव आ जा, अब तेरी उम्र होने वाली है, आर्मी की तैयारी कर और आर्मी की जॉब में मतलब जॉब ज्वाइन कर ले, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो मैंने भी सोचा कि अब तो गवर्नमेंट जॉब ही लास्ट ऑप्शन मेरे लिए शायद बच रहा है, क्योंकि मैं दोनों ही चीज़ से उधर उग गया था। वैसे भी जाट ठाकुर ये सब क्षत्रिय हम आखिर में रुके ही हैं, ताकत के खेल में, गवर्नमेंट जॉब पे आकर रुकते हैं। तो मैंने देखा गाँव में, वहाँ तो कई सालों से बच्चे दौड़ रहे हैं, कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे हैं, और वो कंपटीशन और ज़्यादा हार्ड लगा मुझे। लेकिन मुझे भाई का फाइनल था, वो बात बहुत ज़्यादा चुभ गई थी। भाई ने मेरे को बोला कि अब तेरा चेहरा मैं देखना नहीं चाहता हूँ। मैंने कहा ठीक है, भाई की खुशी के लिए, परिवार के लिए भी करना होगा। मैंने बैक टू बैक भर्तियाँ देखी, वहाँ प्रैक्टिस करता रहा गाँव में कंटिन्यू,
गांव में ग्राउंड होते नहीं है, पक्की रोड पे नंगे पैर दौड़ रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं बैक टू बैक कंटिन्यू। और आर्मी की भर्ती में तब ये होता था कि 300 से 400 लड़के दौड़ते थे, जो रियल में धावक ही होते थे। उस कंपटीशन को बीट करना होता था। कितनी भर्ती देखी तुमने इसमें लगभग? पहले ना एक वो था कि किसी और डिस्ट्रिक्ट की भर्ती देख सकते थे, आधार कार्ड को स्कैन करा के, रियल से तो नहीं, स्कैन करा के भर्ती देख सकते थे। तो मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट की और अदर डिस्ट्रिक्ट की भर्ती 9 देखी है टोटल। अच्छा। और 9वीं भर्ती में दौड़ लगी थी मेरे पे। अच्छा। और अब उनका कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन आर्मी में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अदर डिस्ट्रिक्ट से भर्ती हुए थे तब। अब तो उन्होंने अपने यहाँ की रेजिडेंसी ले ली है आर्मी से। तो ये लीगल प्रोसेस नहीं है मतलब? हाँ, तब इलीगल था, अब तो सारा इलीगल है खैर। अब तो सब, हाँ तो तब इलीगल में था ये। दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भर्ती हो जाते थे क्योंकि वहाँ थोड़ा बहुत मौके मिल जाते थे भर्ती एक्स्ट्रा देखने के लिए। अगर अपने यहाँ से दौड़ नहीं लगी है किसी फिजिकल में। एक होता है ना इसमें, अब ग्राउंड है, एक ग्राउंड पे लाइन से बैठा दिए 400 बंदे। अब उनमें से स्टार्टिंग के 5-10 बंदे पकड़ने हैं उनको, तो बाकी को 398 390 जो रह गए, वो कहाँ से निकल के जाएगा यार? वो वही तो, एक तो भीड़, एक भीड़, और उस भीड़ को बीट करना। और सबसे बड़ी बात, उस 4 राउंड मार के फाइनल तक पहुंचना। वहाँ जब भर्ती होती है तो आवाज़ कानों को सुन्न कर देती है, इतनी भयंकर दौड़ होती है बच्चों की। और रात पूरी रात जागना, बाहर ठंड पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है। ठंड का तो मैंने ठंड में भर्ती ज़्यादा देखी, जैसे मुझे इंसिडेंट्स याद है वो। सर्दी पड़ रही है बेहिसाब, लेकिन 12 बजे से लाइन में लगना है। बाहर 2-4 घंटे फुटपाथ पे सो गए, ठंड में अकड़ रहे हैं। सुबह उठे जल्दी जल्दी, अपना लाइन भर्ती वाली लाइन में जहाँ से एंट्री होती है, एंट्रेंस लेने के लिए लाइन में लग गए। तो मेरे साथ एक इंसिडेंस ये हुआ था कि उस टाइम मेरी प्रैक्टिस ठीक चल रही थी और मेरी लास्ट भर्ती थी अपने यहाँ की, तो मैं वो मौका खोना नहीं चाहता था। तो एक फौजी भाई जो ग्राउंड पे बैठा रहे थे लड़कों को, मैंने तो मेरा नंबर पीछे आया। तो वो मेरे गाँव के लड़के मेरे साथ थे, उनको भी पता था और कि ये दौड़ मार देगा। तो जो हमारा एक गांव में होता है, एक लड़का कोच होता है, तो वो कोच था हमारा, तो रोहित नाम है उसका। तो उसने भी एक फौजी भाई से बोला कि फौजी भाई, मतलब इस लड़के को तुम आगे बैठा दो, इसकी ये लास्ट भर्ती है, दौड़ मार देगा, इसको नौकरी की शायद सपोर्ट था उनका कि इसको नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसको आप आगे बैठा दो, हम तो फिर भी थोड़ा मैनेज कर लेंगे, अगली भर्ती देख लेंगे, और इसको आगे बैठा दो। तो मैंने उससे रिक्वेस्ट की, फौजी भाई से, अपने फौजी भाई से रिक्वेस्ट की, मैं भाई आगे बैठा दो, मैं दौड़ मार दूंगा। और मैं, आप कई बार ऐसा होता है फौजी खुद से उठा के आगे बैठा दें तो उन्हें खुशी होती है कि मतलब मैंने इसको आगे बैठाया था, इसने दौड़ मार दी, तो वो भी खुश होते हैं। मैंने कहा आपका नाम रोशन करके जाऊंगा यहाँ पे, मुझे एक मौका चाहिए। जब आपने जैसे बोला और आपके साथ जो कोच थे उन्होंने बोला, तो और बंदों ने तो ऑब्जेक्शन नहीं उठाया? नहीं, और किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, क्योंकि पास में पीछे जो हम बैठे हुए थे ग्रुप में, वो सारे मेरे गाँव के थे। मतलब फुल भाई सपोर्ट था। सारे चाहते थे कि ये दौड़ मारे, चाहे हम पे लगे ना लगे, इसको आगे बैठ, इसको कैसे आगे पहुंचा। उन्होंने सपोर्ट किया मेरे को वहाँ, फौजी भाई से बोला। तो मैं फौजी भाई से रिक्वेस्ट की, मैं आंसू मेरे आंखों से छूट रहे थे, और मैंने अपनी नाक उसके बूट पे रख दी। मैं, भाई समझ बात को, मतलब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, तू नहीं समझ पाएगा मेरी स्ट्रगल भरी लाइफ जो मैं पीछे से फेस करता 12-13 साल से झेल रहा हूँ। हाँ, जो मैं इतने सालों से झेलता रहा हूँ, मैं आगे नहीं झेल सकता। तो उस फौजी ने ना अपना, मतलब राइफल के साथ खड़ा हुआ था उसने, और मेरे को अपना बूट उठा के इस तरह से हिट किया। जी। और मेरी वो नाक की छूट गई। और उधर कर्नल ने गो बोल दिया, उधर बच्चे सारे दौड़ने को छूट गए। अब मैं इधर बैठा रह गया क्योंकि मेरी नाक से खून निकल रहे थे। अब मैं किधर का, नहीं तो मैं दौड़ने का रहा, लेकिन फिर भी मैं भागा। और देखो, मतलब ये होता है कि बंदे बोल देते हैं बहुत से, जो दौड़ में एक चक्कर भी नहीं मार पाते ना ठीक से, वो भी ये बोलते हैं कि हम तो रस्ते तक पहुंच गए थे। रास्ता होता है वहाँ, फाइनल पे जो रास्ता खिंच जाता है, जो अंदर गया वो गया, और जो बाहर है वो बाहर ही है। मैं, पूरे गांव ने देखा था मुझे कि मैं वाकई में वो बंदा था जो सबसे पीछे, सबसे एंड में से भागा, सबसे पीछे सबसे एंड से भागा था मैं, और मैं रास्ते पे जाके गिरा था। कितने बैच में कितने बच्चे थे? 350 बच्चे। 350। हाँ। और अगर 1 सेकंड में अगर वो एक बार और ग्रुप 2 बोल देता तो मैं अंदर चला जाता, और मेरी लाइफ शायद वहाँ से कुछ और भी चेंज हो सकती थी। तो वो मतलब उस दौरान नहीं हुई आपकी बात? हाँ, उस साल नहीं हुआ। पॉसिबल ही नहीं था कि तो चोट, ऊपर से उस बंदे ने ऐसा दिल तोड़ दिया। पहले राउंड पे तो मुझे मौका ही नहीं मिला भागने का, और पीछे पीछे भागता रहा, नाक को संभालता रहा, खून निकल रहे थे। और फिर दूसरे राउंड से, तीसरे राउंड से, चौथे राउंड में देखा यार, मैंने कहा मैं जो प्रैक्टिस करके आया हूँ वो थोड़ी ना, हाँ मेरे को, मतलब वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मैंने कहा 3 राउंड में झेल सकता हूँ मैं। फिर मैंने अपना थोड़ा रूटीन बनाया और स्पीड बढ़ाई, दौड़ा स्ट्रगल, मतलब हालत ख़राब थी, काफ़ी कोशिश करी, लेकिन दौड़ हाँ हो नहीं पाई मेरी।
फिर वहाँ से वापस आए और वो वाक़या ऐसा था, ट्रेन में आ रहे थे हम, गांव के और भी लड़के थे, तो सारे रो रहे थे एक तरफ से, क्योंकि वो हम जानते हैं कि वो क्या चीज़ खो के आ रहे हैं, भाईचारा, 1-2 सेकंड से अपनी जीवन खो के आ रहे हैं, है ना, जिसका ड्रीम देखा हो, हाँ, जिसके लिए सालों दौड़े हों, अरे 1-2 सेकंड से वो छूट जाए। हाँ, तो पूरी ट्रेन में सवारी थी लोकल की, वो सब हमें देख रहे थे क्या हुआ है बंदों के साथ, क्यों ये रो रहे हैं, ना तो कोई पूछ पा रहा, ना हम बता पा रहे कुछ। तो वैसे ही फिर मैं तो बाथरूम में बंद था, मुझे तो कुछ पता ही नहीं, मैं तो उधर ही रोने से लगा हुआ था, बाथरूम में बंद हो गया था पूरे रास्ते। घर आ गए, प्रैक्टिस कंटिन्यू रखी, लेकिन अब विश्वास तो उठ चुका था भर्ती वगैरह से। फिर एक मतलब वो मन नहीं रहा जो पहले था, मन नहीं था। फिर इधर मैंने सोचा कि अब यहाँ से वापस भाई के बोलने से कई भर्ती देख ली, 8 भर्ती देख चुका था मैंने कहा हम निकलते हैं इधर से, कुछ और करते हैं जीवन में। और अधूरे सपने अभी भी दिमाग को खंगोल रहे थे, वो रोज रात को सोने तो ध्यान तो ध्यान वहीं था। फिर एक लास्ट भर्ती और मौका मिला, उधर मेरा सिलेक्शन हुआ था। ये कब की बात है? में ये 2018 की बात है, 2018-19 की बात है, 19 की बात है। और 2019 में मैंने सिलेक्शन लिया आर्मी में। उसके बाद पहली डेट आई ट्रेनिंग की, क्योंकि प्रोसीजर थोड़ा लॉन्ग चलता है, क्योंकि भर्ती हुई है, फिजिकल हुआ है, उसके बाद मेडिकल होता है, टेस्ट होता है, तो थोड़ा और हम प्रोसेस मतलब लंबा टाइम चलता है। तो उस दौरान हमारे को उसकी ट्रेनिंग की डेट आ गई, और ट्रेनिंग की डेट आई जब लॉकडाउन लग चुका था देश में। और वो अब मैं जो वो होल्ड कर पा रहा था ना अंदर से, जो मैं देख रहा था कि अब जहाँ मैं अपना सब कुछ ठीक करने के लिए जाने वाला था, वहाँ किस्मत ने एक बार फिर मुझे हिट किया, और अब मेरे को ट्रेनिंग के लिए स्टॉप लग गया, ट्रेनिंग के लिए फिर वेट करना पड़ेगा। 25-26 दिन का लॉकडाउन था शायद, मैंने कहा सोचा शायद उसके बाद खुल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, 1 महीने बाद तो ट्रेनिंग चला ही जाऊँगा। लॉकडाउन बढ़ता गया, सारी चीज़ें रोक दी गई, देश तो पूरा ही बंद हो गया था उस टाइम पे। और पहली डेट पे हम ट्रेनिंग नहीं जा पाया मैं। फिर उधर से मैसेज आते हैं कि मतलब अब एक डेट और मिलेगी, तब तुम्हें आना है। तो एक डेट मिली हमको ट्रेनिंग के लिए, पहुंचना था वहाँ। उस ट्रेनिंग से कुछ दिन पहले, मतलब जो डेट आने वाली थी, या शायद आ भी गई हो, मुझे ध्यान तो नहीं है, क्योंकि टाइम हो गया। इंसिडेंस एक ऐसा हुआ था, टाइम नहीं हुआ, एक इंसिडेंस ऐसा हुआ कि सब कुछ जो था मेरी लाइफ में थम सा गया, खत्म हो गया सब, क्योंकि मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी। तो फिर तो पूरा क्या आर्मी, क्या जॉब, उधर से 1-2 कॉल भी आई थी, जो मुझे बताते हैं यार दोस्त, भाई सब, कि वहाँ से कॉल आई है, फिर कहाँ पहुँचना है। मैंने कहा मैं कर ही नहीं पाऊंगा जॉब अब, जिनके लिए करना था, जिनके लिए सब कुछ मैं इतना कर रहा था, जो मुझे कामयाब होते देखना चाहते थे, अब वही नहीं है, तो क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगा। अब तो मैं दाल रोटी अपने गाँव में खेती करके भी खा लूँगा। तो ये डैडी नेचुरली है कैसे? रोड एक्सीडेंट हो गया था। अच्छा, तो 19 की बात है, नहीं 21 की बात है। तो क्योंकि 19 से तो भर्ती चालू हुई थी, ना बिल्कुल 20 में फिर वो आए हम उसमें। तो मतलब मुसीबत पर मुसीबत, एक मौका लास्ट लिया कि भाई चलो उसमें हो गए, फिर एक इससे बड़ी तो मुसीबत मैं नहीं समझ सकता। देखो, इससे बड़ी नहीं समझ सकता मैं। देखो सम्राट भाई, एक पिता का होना लाइफ में ना, आप इसके बिना खाना नहीं खा सकते। ये पिता है, बिल्कुल कितना कोशिश कर लेना, आप खाना नहीं खा सकते। यही है पिता का होना लाइफ में। बहुत सारी कहावतें हैं, बहुत सारी बातें, पर छत एक बार को ना रहना, आसमान तो रहना चाहिए। पिता आसमान है, वो ही ना रहता फिर तो बकवास है, फिर नहीं कुछ भी। फिर पिताजी चले गए, तो फिर फैमिली वालों ने, यार दोस्तों ने समझाया कि जो होना था वो हो गया, अब फैमिली के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा, उनके लिए जॉब कर या कुछ कर, उनके लिए तो करना ही पड़ेगा भाई, अब बड़े हो और जिम्मेदारी आ गई। तो फिलहाल मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ और बेल्ट की जॉब में हूँ। अच्छा। और बस फिलहाल यही, अपने सारे सपने अधूरे छोड़ के अभी जॉब पे फोकस है। जॉब पे। आपकी लाइफ में दोस्त क्या मायने रखते हैं? इससे बड़ी श्रापित चीज मैं किसी को नहीं मानता यार। ऐसा ना बोला कि दोस्ती तो बड़ी तगड़ी चीज है यार। मुझे लगता था एक टाइम पे ऐसा, अच्छा, कि दोस्ती जो है वो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ चीज है। लेकिन धीरे धीरे लोगों को जाना, पहचाना, देखा कि लोग सिर्फ मतलब के लिए यारी दोस्ती से मतलब रखते हैं, और मुझे लगता है कि इससे बड़ी श्रापित कोई चीज नहीं है। ऐसा है, मतलब आपके साथ हुआ तो ऐसा बोल सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि मुझे आपको अच्छे नहीं मिले। हाँ, मुझे अच्छे लड़के नहीं, मतलब अच्छे दोस्त नहीं मिले हों। तो कोई ऐसा, अगर इतना डीप जा रहे तो कोई तो किस्सा रहा होगा? बहुत सारे किस्से रहे हैं।
उनमें से एक आध कोई? उनमें से जैसे एक दोस्त था मेरे साथ, और वो भाई की तरह मेरे साथ रहता था, और उसने भी मेरे को, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, वो उसको वो भाई बहन की तरह रहते थे वो। और एक सुबह मुझे पता चलती है कि मैं कमरे पे सो के उठा सुबह, मैंने देखा कि मेरे सारा सामान गायब है, फ़ोन गायब है, वो दोनों भाग गए साथ में। अच्छा। ये कहाँ की बात, इसको थोड़ा सा बताओ यार, मतलब ये कहाँ की बात है, इसको अब तो थोड़ा सा टॉपिक बताना पड़ेगा। ये है सहारनपुर की बात। सहारनपुर की बात। मतलब तुम्हारी गर्लफ्रेंड का जो बेस्ट फ्रेंड था, जो उसे भाई बोलती थी, वो बहन भाई का रिश्ता मानते थे एक दूसरे यार से, वो तो क्योंकि गर्लफ्रेंड मेरी थी, अच्छा। वो दोस्त था मेरा। हाँ। तो एक सुबह पता चलती वो दोनों साथ में भाग गई। और तुम्हारा सामान वगैरह सब लेके सब चले कुछ गए? ले गए, फोन वगैरह सब ले गए, सब कुछ? हाँ सब ले गए। तो तो उस फिर- टाइम पे मैं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था, नंबर मैं याद रखता नहीं था किसी के, मुझे जरूरत रहते नहीं भी थी, नहीं थे इतने, रहते अभी भी नहीं थे, रहते हैं। हाँ। और हाँ। तो अब मैं, फ़ोन मेरे पास है नहीं, ना मेरे पास कोई डिटेल है उनकी, कुछ नहीं, दोस्त था एज ए कैजुअल। तो गर्लफ्रेंड तो जानते होगे उसे? हाँ, मैं उसके घर एक बार जाने का ट्राई किया था मैंने, और फिर मैंने सोचा, फिर तुमने कहीं ये बात शेयर नहीं की, बताई नहीं, या नहीं, पुलिस में या कहीं ना कैसे ना भी? कुछ नहीं बताया मैंने, मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिप्रेस था उस गए टाइम तो गए? पे। गया तो मैंने कहा जो गया ठीक है, अब वापस इधर नहीं पलटना है मुझे। उस दौरान ही मैं डिप्रेशन में गया था जब मैं देहरादून गया था। अच्छा। उधर वो, तो मतलब सब दोस्तों में लगभग वो आपका खास दोस्त था शायद, ऐसा? हाँ एक वो खास था, एक और खास था, अभी कुछ टाइम पहले तक भी साथ ही रहता था, और उसकी खुशी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती थी। लेकिन उस बंदे ने भी सिर्फ शायद अपना, उसकी कोई मजबूरियाँ रही हो, शायद ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता नहीं, है पर उसकी कोई मजबूरियां होने का मजबूरियाँ मतलब ये नहीं होता कि लेकिन किसी की कोई मजबूरी हो, अपने भाई का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, मैं तो ये मानता हूँ। सॉल्यूशन हर चीज का होता है। सॉल्यूशन हर हर चीज़ चीज का का होता है। होता है। चाहे वो छोटी छोटी हमारी लड़ाई थी, चाहे बड़ी कोई लड़ाई थी, वो बैठ के बात करने से, बात करते, बोलता कि भाई ये मेरे को तेरे से दिक्कत है, और ये मेरे साथ ये दिक्कत है, सॉर्ट आउट होता। शॉर्ट आउट तो कभी करने की कोशिश ही नहीं करी, जो भी साथ में था किसी ने भी। तो मतलब वो लोग फिर मानते ही नहीं थे दोस्त। हाँ, फिर तो सेल्फिश बोल सकते ये आप सेल्फिश कह सकते हो। तो इसीलिए मैं इससे बड़ी शराबित चीज कुछ नहीं मानता। इसीलिए मैं एक चीज बताता हूँ, कभी भी लड़की का कोई बेस्ट फ्रेंड हो तो या तो उसके साथ ही रहे या फिर हमारे साथ। हाँ बिल्कुल ठीक है। कभी जीवन में नहीं भाई। अच्छा, ये जॉब के चलते चलते तुमने एक शौक तो नहीं पाला, मतलब शुरू से था ही ये तो, पालना तो नहीं कह सकते इसको, क्योंकि शौक है तो कभी तो कोई मौका मिलेगा पूरा करने के लिए। जैसे सोशल मीडिया पे मैं ज्यादातर देख रहा हूँ ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, इसके बारे में बताओ। ट्रैवलिंग के बारे में अगर सम्राट भाई आपको बताऊं, जिस टाइम पे सोशल मीडिया का कोई खास क्रेज भी नहीं था, और मैं 2014-15 से ही बता रहा हूँ आपको बात, मैं नेपाल के कुछ हिस्से घूम चुका हूँ, और इंडिया में ऑल इंडिया टूर कर चुका हूँ। एक दो स्टेट का तो मैं कह नहीं सकता, इधर रह गई होंगी शायद। मतलब फेमस सब कर रखे हैं। हाँ फेमस सब, मैं मतलब मुझे लगता है कि मैं मतलब इंडिया टूर पूरा कर चुका हूँ, मुझे लगता नहीं, मतलब मैं कर चुका हूँ, इंडिया टूर में कर चुका हूँ, और नेपाल के भी कुछ हिस्से घूम चुका हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा। और उस टाइम पे फ़ोन कैमरे वाले थे ना, वो मतलब बड़े लोग चलाते थे, फ़ोन होते थे कैमरे वाले, और वो सेल्फी का जमाना तो था ही नहीं, पलट के फ़ोन को फोटो खींचते थे अपना, या किसी के साथ खड़े होके भाई हमारा। जिस दौर की आप बात कर रहे हो उस टाइम पर नोकिया 5233 आशा 200 कुछ ऐसे करके फ़ोन आते थे, नोकिया 2600, आशा 200 ऐसे करके फ़ोन आते थे, जिनमें छोटे मोटे कैमरे होते थे, वीजीए कैमरा चलते थे पहले। हाँ। उस दौरान मैंने इंडिया टूर करा हुआ है, वो बैग लेके लोकल ट्रेन में इधर उधर घूमना बस। मतलब कोई सेल्फ का कोई वाहन नहीं था खुद का ना? हाँ बस बस ट्रेन हो गई, ट्रेन हो गई, उनसे यार बड़ी हिम्मत का काम है। तो अब जो आपकी ड्यूटी चल रही है वो कहाँ चल रही है, और उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? मेरी ड्यूटी चल रही है अभी कोतवाली देहात पर, बुलंदशहर में, और सबसे बड़ी परेशानी ये है, एक तो टाइमिंग, रोज एक नई चुनौतियों का सामना करना होता है। टाइमिंग की कोई वैल्यू नहीं है उधर, कभी भी आपको कहीं भी जो ड्यूटी पे मतलब जाना पड़ सकता है। वीआईपी ड्यूटी आती है बहुत, उसमें आप बिजी हो सकते हो। अगर आप वीआईपी ड्यूटी में कहीं बिजी हो तो ऐसा हो सकता है कि पूरे दिन आपको खाना भी ना मिले, और कई बार ऐसा होता है कि पानी तक नहीं पी पाते शाम तक, ड्यूटी लगी हुई है, और वीआईपी ड्यूटी होगी जैसे। और कई बार इलेक्शन में ऐसा माहौल हो जाता है कि आपको कहीं ऐसी जगह इलेक्शन में मतलब ड्यूटियाँ होती हैं कि वहाँ पानी मतलब नहाना तो बहुत दूर, पीने को भी नसीब नहीं होता,
और हम तो इधर के पश्चिम के ठहरे, हमें तो नहाना जरूरी बिल्कुल हालत खराब हो जाए हमारी तो। एक बार जैसे मोरेना में हम इलेक्शन करा रहे थे मध्य प्रदेश में, तो उधर मेरे को बोला कि पीछे नहर बह रही है, उसमें जाके वो नहर में ही आपको वॉशरूम मतलब फ्रेश होना होगा, वहीं नहाना है देसी तरीके से। देसी तरीके से। मैंने कहा कोई नहीं, नहाना तो पड़ेगा, नहाना तो है ही है। हम उधर गए, हमने देखा नहर के नाम पे इतना नाला बह रहा था और पानी भी गंदा था। मैंने कहा भाई कुछ और सॉल्यूशन है तो बताओ। क्योंकि कई बार क्या होता है, फोर्स को इलेक्शन में ऐसी जगह रोक दिया जाता है कि जहाँ दूर दूर तक कोई है ही नहीं, इंसान ही नहीं है। क्योंकि बस आपत्ति नहीं है उधर तो मोरेना में हम एक ऐसी जगह रोके थे, गवर्नमेंट वो था स्कूल, जो हॉस्टल होते हैं बच्चों के, गवर्नमेंट हॉस्टल था, और वो बिल्कुल बंद खंडर। फोर्स रोकने के लिए थोड़ा साफ सफाई कर दी, रुको इधर सांप निकल के जा रहे हैं, उधर लेटे हुए हैं, उधर सांप रास्ते से निकल जा रहा है, दीवान जी राम राम ना, दीवान जी राम राम, हमारा इधर हमारा एरिया होता है इधर, तुम कहाँ से आ गए। तो इलेक्शन में और ज़्यादा मुसीबतें वो फेस करनी होती है। एक तो कई महीने के लिए फिर बाहर हो जाते हैं, 1-1.5 महीने के लिए बाहर आप जा रहे हो, और कभी भी कहीं भी ड्यूटी लग सकती है। उससे बड़ी चुनौती और कुछ नहीं हो सकती। आप प्रिपेयर नहीं होते, लेकिन तुरंत आपको होना पड़ता है, जाना पड़ता है। जैसे कुंभ मेला ड्यूटी अचानक से जाना पड़ा फोर्स को, और ऐसी बहुत सारी ड्यूटियाँ हैं जहाँ रोज एक नई चुनौती नहीं करना। अच्छा, एक बात तो जैसे मैंने और महकमे देखे हैं, जैसे हमारा लास्ट पॉडकास्ट हुआ था, एक बैंक मैनेजर थे, और उससे पहले भी बातचीत होती रहती है कि जब अपने यहाँ से ड्यूटी कहीं शिफ्ट होती है, भेजा जाता, तो अलग से खर्चा दिया जाता है। बैंक वाले हो गए, मानो किसी अलग भेज रहे हैं या ऑफिस भेज रहा है उन चीज़ों को, तो उनका ट्रैवलिंग का, खाने का। सम्राट भाई होता है वो ठीक है, लेकिन फोर्स की जॉब में ना, बेल्ट की जॉब में वो दिया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कम। अच्छा। जिसको कई बार ना, मतलब हमारी रवानगी हुई कि वहाँ हमको कोई कागज़ लिया किसी दबिश में किसी प्रकार से जाना है, तो कई बार उसके लिए ना फॉर्म सबमिट करने होते हैं कि हमारा ये इतना खर्चा हुआ, TAD ये फॉर्म आता है, वो भरना होता है। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो ठीक ठाक हैं, रेपुटेशन है, तो वो उस फॉर्म को भरते भी नहीं है, वो लेते ही नहीं है सरकार से। उन्हें पता है जितना टाइम मैं इसमें वेस्ट करूंगा, ये आएगा लौट के, ये वो, मतलब इधर मगज पच्ची ज्यादा होगी और मिलेगा कुछ नहीं, मिलना वही थोड़ा कौड़ियों में 1000-2000 मुश्किल से, वो बहुत मुश्किल क्या से, फायदा, कोई नहीं ज्यादा। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि आप जा रहे तो सरकारी खजाने से, या आपका सीनियर का लो भाई फटाफट ये आपके 2-2 हजार हैं, जो भी खर्चा हो मुझे तुरंत बताना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक अभी हमारे दरोगा जी थे, तो वो एक इमरजेंसी में उन्हें इलाहाबाद कोर्ट जाना पड़ा था, तो उन्हें इमरजेंसी में जाए, तो वो वंदे मातरम ट्रेन से चले गए थे, तो उसमें तो टिकट लेना पड़ता। कई बार ये होता है स्टाफ में आप जा सकते हो, लेकिन वंदे भारत में तो टिकट लेना पड़ता है। तो 1400 रुपये का टिकट उनका हुआ था, और मुझे लगता है गवर्नमेंट की ओर से 60 या 65 रुपये का उनके पास वो आया था कि इतने रुपए तुम्हें इसके ट्रेवलिंग में मिलेंगे। शायद जहाँ तक मुझे उन्होंने बताया। एक बात हो, अगर सरकारी केस है, इमरजेंसी में जाना पड़ सकता है भाई, ये तो प्रोवाइड करानी चाहिए चीजें, मानो नहीं, ये सरकार नहीं प्रोवाइड भाई ना, ये तो ध्यान देना चाहिए। मनीष भाई देखो, स्ट्रगल तो आपकी लाइफ में चल ही रहा है, लाइफ टाइम ही चलेगा ये तो, वो तो है ना। तो आप ना अपने जैसे यंग लड़कों को या यंग यूथ को क्या मैसेज देना चाहोगे? देखो सर, यूथ को जहाँ तक मैं अपनी नज़रों से आजकल देख पा रहा हूँ कि वो इस टाइम ना, मतलब बहुत ही गलत राह पे चल रहे हैं। जैसे कोई बदमाश बनना चाहता है, ज़्यादातर कोई गली मोहल्ले के सूखे बदमाश बने डोल रहे हैं। मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ सर, अगर आपके माँ बाप आपसे खुश नहीं है, आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो कि आपके माँ बाप खुश नहीं है, क्योंकि जो भी आजकल इन कामों में उतरे हुए माँ बाप तो उनमें खुश है नहीं, तो अगर आपके माँ बाप भी खुश नहीं है तो आपकी लाइफ बेकार है। आपका आप कुछ भी अचीव कर लेना, वो सब बेकार है। अगर आपके माँ बाप ही आपसे खुश नहीं है तो बेकार है सब कुछ। यूथ को बस यही ध्यान देना चाहिए कि भाई इन चीजों में कुछ ना रखा अपने माँ बाप की इज्जत और उनकी खुशी के लिए उन्हें सोचना और चाहिए। वो पॉसिबल तभी है जब आप अच्छे चलोगे। हाँ। तो मनीष भाई, कुछ अचीवमेंट, कोई नया काम, या आप क्या करने वाले हो, कैसे? थोड़ा अचीवमेंट, अभी तो जॉब चली रही है। रिजाइन बीच में दे दिया था, लेकिन फिर मिला नहीं। मैं ठीक है, जॉब करते हैं कंटिन्यू। और एक पंजाबी एल्बम सॉन्ग भी ऑफर हुआ है। अच्छा। तो शायद नेक्स्ट मंथ में उसके शूट के लिए जाऊंगा। तो ये कहाँ, कश्मीर में होगा शूट। अच्छा, कश्मीर में होगा। तो अभी यही अचीवमेंट है, फिलहाल ठीक चल रहा है। नहीं, बहुत बड़ी ये अब तक का लाइफ में अचीवमेंट क्या है कि देखो, आप यहाँ बैठे हो, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, जो जिस लाइन से आप हटे थे वो फिर वो एक बार कम बैक हो रही है, और देखो बड़े अच्छे से हो रही है। तो ये गाना
इस महीने में आ ही जाएगा या फिर कैसे? नहीं, अगले महीने शूट है तो बाद में तो टाइम लगेगा, लगता है क्योंकि उन्होंने अभी मतलब मैं ही ड्यूटी की वजह से छुट्टी नहीं मिल पा रही ना। बिल्कुल बिल्कुल ना, उनका भी ऐसा रहता है, एडिटिंग, लोकेशन, बहुत टाइम जाता है, टाइम लगेगा थोड़ा सा उसमें। तो गाइस इस पॉडकास्ट को हम यहीं खत्म करते हैं, और गुड नाइट तो नहीं बोलूंगा हर एपिसोड की तरह, क्योंकि अब दोपहर से शूट करते करते शाम हो गई है। ओके, टिल देन, बाय।